आज तक के टाइम का जो हमें फोटोसिंथेसिस पता है वो कैसे चीजें इवॉल्व हुई, साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे वो देखते हैं। ठीक है, चलो। तो ये तो जस्ट एक ब्रेन मैप है, ब्रेन मैप कह लो या इसको कह लो समरी ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इनिशियली हम पढ़ेंगे आज रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स जो साइंटिस्ट ने करे हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे, उन एक्सपेरिमेंट्स ने उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। गुड इवनिंग नीना। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन्स निकले उन एक्सपेरिमेंट से वो देखेंगे, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। सही है, तो ये लास्ट में, फिर चैप्टर के लास्ट में ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये सब चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। सही है, चलो। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारी, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इनिशियली देखते हैं ऑटोट्रॉफ वर्सेस हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ वर्सेस हेट्रोट्रॉफ, सबको क्लियर है ये टर्म। ऑटोट्रॉफ जो अपने आप फूड बना रहे हैं, सेल्फ, और ट्रॉफ मींस कैन मेक फूड। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ जो डिपेंडेंट है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फॉर द फूड। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स जो नहीं बना सकते, जैसे कि एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स सारे ही कैसे हैं, वो सेल्फ बना सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, जो रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, प्लस सनलाइट एज एन एनर्जी सोर्स, इन तीनों चीजों की हेल्प से जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हमारे प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। और बाकी सारे हेट्रोट्रॉफ्स प्लांट्स पर क्या है, डिपेंडेंट है फॉर द फूड। जैसे कि हम भी डिपेंडेंट है, हम अपना खाना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके नहीं बना सकते, वाटर लेके नहीं बना सकते। हमें क्या चाहिए, हमें बना बनाया चाहिए, जो फूड बना रहे हैं प्लांट्स। ठीक है, वो हम लेंगे, उसको आगे हम बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस जिसमें लाइट की हेल्प से सिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। लाइट की हेल्प से प्रोडक्शन हो रहा है फूड का। एक हमने पढ़ा था केमी सिंथेसिस, ध्यान है, केमी सिंथेसिस पढ़ा था ना बैक्टीरिया के केस में, केमी सिंथेसिस वर्सेस फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे सिंथेसिस की जो सनलाइट की हेल्प से हो रहा है, लाइट एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हम देखें, लाइट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, एल्गी और सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फर्स्ट चीज क्लियर हो गई, सिंपल था, ये पहले भी पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस अब देखें तो दो रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है, पूरी लिविंग अर्थ के लिए बोल लो, पूरे बायोस्फीयर के लिए बोल लो। ठीक है, दो रीजन कौन से हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, जितना भी अर्थ पर फूड बन रहा है, जो भी एनिमल्स को फूड मिल रहा है, वो सब कहाँ से आ रहा है, वो सभी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बन रहा है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स हो गया फूड का। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, और वो रिलीज्ड ऑक्सीजन कौन यूज कर रहा है, बाकी एनिमल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक तो फूड का सोर्स, दूसरा ऑक्सीजन का सोर्स, दोनों चीजों का सोर्स कौन है, फोटोसिंथेसिस है। और इन दोनों चीजों के बिना अर्थ पर सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस हाईली रेलिवेंट और हाईली इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गया है। ठीक है, अब एक सिंपल इक्वेशन जिसको हम फोटोसिंथेसिस के लिए जो लिखते हैं वो है CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने लाइट की प्रेजेंस में जब क्या करा, कंबाइन करा, तो हमें क्या मिला, एक कार्बोहाइड्रेट मिला, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिला, जो क्या है बेसिकली, जो बेसिकली फूड है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली फूड है। और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मेक हुआ, बना। ठीक है, और बन के क्या होगा, वो गैस है तो वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वो एनवायरनमेंट में आ गया। ठीक है, और एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, ऑक्सीजन
और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, यही बेसिक फूड है जिसकी हम बात करते हैं। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक बोल सकते हैं या कंस्ट्रक्टिव। एनाबॉलिज्म वर्सेस कैटाबॉलिज्म पढ़ा था, ध्यान आ रहा है पीछे? सबको क्लियर है ना एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक वर्सेस कैटाबॉलिक क्लियर है ना सबको? को जो जिसको क्लियर नहीं है वो बताओ। एनाबॉलिज्म मतलब जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक बिग मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, टू बिल्ड अप। मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, बॉन्ड्स बनेंगे और उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है सबको? तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोल रहे हैं। ठीक है ना, मेकिंग और ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर हो गई, जनरल थी, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, वही चीज कि CO2 प्लस वाटर जब इन्होंने मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए ही होगी ना, तो वो एनर्जी का सोर्स क्या क्या है, वो है सनलाइट। ठीक है, और जब ये चीजें कंबाइन हुई तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड, और ऑक्सीजन हमारा इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये जनरल बात हो गई। नेक्स्ट देखते, अब हमें स्टार्टिंग से देखना है कि कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई, क्या क्या हुआ। आज की डेट में हमें चीजें पता है, ठीक है, लेकिन अगर हम 300 साल पहले की बात करें, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1700s और 1800s, तो चीजें क्या थी, चीजें डिस्कवर हो रही थी। तब साइंटिस्ट को नहीं पता था कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, और फोटोसिंथेसिस हो भी रहा है तो कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई है। तो ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, एक स्टार्च फॉर्मेशन का चैप्टर, बेटा फोटोसिंथेसिस चैप्टर नंबर 13। ठीक है खुशी? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, देखो ये वाला, ये है ना, स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना, वही देखते हैं। उसमें क्या करते हैं, अगर हम किसी लीफ को, मान लो नॉर्मल लीफ थी, हमने उसको सनलाइट में रख दिया, और एक लीफ को हमने क्या करा, फॉइल से या ब्लैक पेपर से कवर करके रख दिया कुछ पोर्शन, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा, ये इन्होंने हाफ पोर्शन कैसे कर दिया, कवर कर दिया। तो इस कवर्ड पोर्शन पे सनलाइट नहीं पड़ेगी ना, और बाकी जो पूरी लीफ एज इट इज रखी थी सन में, उस पे पूरी पे सनलाइट आ रही है। बाद में हमने क्या करा, इस पर आयोडीन डाला। ठीक है, तो हम देखते हैं ना, स्टार्च और आयोडीन का रिएक्शन होता है, तो वो कौन सा कलर देंगे, स्टार्च प्लस आयोडीन कौन सा कलर देंगे बताओ? ब्लू ब्लैक। ठीक है, ब्लू नहीं, ना ब्लू ना ब्लैक, ब्लू ब्लैक। समझ आ गया? पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ना, ब्लू ब्लैक कलर होता है, ना डायरेक्ट ब्लू होगा ना ब्लैक होगा, बीच में होगा कहीं। ठीक है, तो स्टार्च और लीफ थी, हमने उसको धूप में रखा, एक प्रॉपर लीफ, एक को कवर करके रख दिया पेपर से या एल्यूमिनियम फॉइल से। कवर करने का पर्पस ये है कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े ही ना। ठीक है, बाद में थोड़े दिन बाद हमने दोनों लीव्स पर क्या डाला, आयोडीन के ड्रॉप्स डाले या उसको आयोडीन में डिप कर दिया। तो हमने देखा कि जो ये पहली वाली लीफ थी जो अनकवर्ड थी, वो कैसी हो जाएगी, वो हो गई पूरी ब्लू ब्लैक कलर की। ठीक है, और जो ये अनकवर्ड लीफ थी, इसमें हाफ पोर्शन जो ग्रीन वाला पोर्शन था वो तो ब्लू ब्लैक हुआ। ठीक है, और नीचे वाला भी ब्लू ब्लैक हो गया क्योंकि ये भी अनकवर्ड है इतना पोर्शन, और ऊपर वाला भी अनकवर्ड था, तो ग्रीन वाला पोर्शन ब्लू ब्लैक हुआ। लेकिन जो कवर्ड पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, वो ब्राउन इसलिए हो गया क्योंकि लीफ थोड़ी सी ड्राई हो गई, वहां पे सनलाइट पड़ी ही नहीं। तो इनके कहने का मतलब ये, कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला कि जहां ग्रीन पोर्शन था, ग्रीन पोर्शन यानी कि अनकवर्ड पोर्शन, अनकवर्ड पोर्शन पे जब सनलाइट पड़ी तो वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस होने का रिजल्ट क्या होता है कि वहां पर ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ, फूड बना ना वहां पे। और ग्लूकोज एज अ स्टार्च, ग्लूकोज ऐसे ही स्टोर नहीं होगा, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था ना कि स्टोरेज फॉर्म क्या है फूड की, प्लांट के केस में स्टार्च। तो जब ये स्टार्च यहाँ बना ग्रीन वाले पार्ट में, और हमने उस पर आयोडीन डाला, तो इसने कैसा रिएक्शन दिया, पॉजिटिव रिएक्शन हमें मिला, जो ब्लू ब्लैक कलर में बोल रहे हैं कि रिएक्शन कैसी थी, पॉजिटिव। और जो अनकवर्ड पोर्शन था
जो हमने कवर कर दिया फॉइल से, वहां पे नो स्टार्च नो फोटोसिंथेसिस लिख सकते हो आप, कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो नो ग्लूकोज फॉर्मेशन, नो ग्लूकोज फॉर्मेशन तो नो स्टार्च। ठीक है, और जब स्टार्च ही नहीं है तो आयोडीन आप उस पर डालोगे तो वो कैसा रिएक्शन देगा, नेगेटिव। ये समझ आई बात? समझ आया इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं? बोलो, सीक्वेंस समझ में आया? ठीक है ना? ये आई थिंक 10th में भी पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो कवर्ड और अनकवर्ड का पोर्शन का डिफरेंस है। अब हमने बोला स्टार्च जो प्लांट्स का स्टोरेज फॉर्म है वो है स्टार्च। एनिमल्स का क्या है बताओ? हाँ पढ़ा है ना 10th में, ठीक है। स्टार्च है स्टोरेज फॉर्म इन केस ऑफ प्लांट्स। एनिमल्स के केस में क्या था? बोलो। ग्लाइकोजन था ना। ठीक है, चलो बढ़िया, याद रखनी है ऐसी चीजें। सेकंड एक्सपेरिमेंट है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या, गुड, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में सिंपल प्लांट की इन्होंने एक लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, हाफ पोर्शन क्या करा लीफ का, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद कर दिया, या कोई भी जार। ठीक है, और हाफ कैसा था, नॉर्मल बाहरी था। ठीक है, जो पोर्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर गया उस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी प्रेजेंट था। और KOH की ये प्रॉपर्टी है कि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर सनलाइट भी है, वाटर भी है, लेकिन CO2 नहीं है। CO2 क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि जितना भी CO2 था उसको सबने KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, होगा ही नहीं। ठीक है, और बाकी जो हाफ लीफ थी ऊपर की तरफ टेस्ट ट्यूब से बाहर, उसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। लास्ट में हमें फिर से आयोडीन डालेंगे इस पर, तो जो अनकवर्ड पोर्शन था जो टेस्ट ट्यूब से बाहर था, सिर्फ वही हमें क्या पॉजिटिव रिएक्शन देगा स्टार्च की। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन था टेस्ट ट्यूब के अंदर था, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि प्लांट को CO2 नहीं मिला। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। आई बात समझ में? गुड इवनिंग जूही, समझ आ गए दोनों एक्सपेरिमेंट? ये जस्ट है क्योंकि ये आपने 10th में पढ़ा था, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आगे हम देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है ये वाले। अब देखते हैं कैसे चीजें इवॉल्व हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम करा। तो ये 5 साइंटिस्ट आपकी बुक में दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि किसने क्या काम करा। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है रोल ऑफ एयर। जोसेफ प्रेस्ले की अगर हम बात करें, जोसेफ प्रेस्ले, इन्होंने दिखाया कि एयर का क्या रोल है ग्रोथ में। ठीक है, कैसे दिखाया हम देखते हैं। इन्होंने सिंपल एक बेल जार एक्सपेरिमेंट करा, बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। इन्होंने एक बेल जार के अंदर एक रैट और एक कैंडल जला के रख दी। ठीक है, थोड़े दिन बाद इन्होंने देखा कि कैंडल भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। ठीक है, तो इन्हें कुछ बात समझ से नहीं आई। इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस जार के अंदर कि जो एयर थी ना वो डैमेज हो गई, एयर डैमेज हो गई। इसने रैट ने और कैंडल ने मिलके एयर को डैमेज कर दिया और एयर डैमेज होने की वजह से दोनों मर गए। हाँ, तो दोनों मर गए। उस टाइम नहीं पता था ना, आज पता है ये हमें कि CO2 नहीं थी। उस टाइम नहीं पता, उसे बस ये पता था कि हाँ हवा है, हवा है, एयर हमें चाहिए। तो वही इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एयर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, डैमेज हुआ है एयर में, जो इन दोनों ने मिलके कराया और ये खुद मर गए फिर इसीलिए। दूसरी बात, फिर इसने इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से करा। अब दोनों के साथ इसने चूहे के साथ और कैंडल के साथ एक प्लांट को और रख दिया। तो इसने देखा कि फिर तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, दोनों क्या है नॉर्मल थे। 7 डेज या जितने भी डेज बाद इसने देखा कि दोनों सरवाइव कर रहे हैं, कैंडल भी जल रही है और चूहा भी सही है। तो इसने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं या डैमेज होने से बचा रहे हैं। जो डैमेज ये दोनों कर रहे थे, चूहा और कैंडल, एयर को डैमेज कर रहे थे,
तो प्लांट्स क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है उस डैमेज को, बस इससे इतना पता लगा, ठीक है, उस डैमेज को प्रिवेंट कर रहा है, इतना इन्होंने कंक्लूजन दिया। आज की डेट में हमें पता है कि CO2 कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। तो आज की डेट में हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमने प्लांट को सिर्फ क्लोज जार में रखा तो वो भी अकेला सरवाइव नहीं करेगा, अगर सिर्फ हमने एनिमल को रख दिया जार के अंदर तो भी वो सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन अगर हम दोनों को रख देते हैं एक साथ तो वो दोनों सरवाइव करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं। प्लांट क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन एनिमल लेगा, और एनिमल क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कौन लेगा, प्लांट लेगा एज अ रॉ मटेरियल। तो एक साइकिल हमारी चलती रहेगी और दोनों सरवाइव करते रहेंगे, ठीक है। तो ये टुडे सिनेरियो की बात है, उसने ये नहीं करा था, ये ध्यान रखना है, उसने ये काम करा था, उसको नहीं पता था CO2 क्या और ऑक्सीजन क्या, ठीक है। बाद में लेकिन जोसेफ प्रेस्टले ने ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हुए 1774 में शायद ऑक्सीजन को डिस्कवर करा था, कि तब उन्हें पता लगा कि हाँ जो ये डैमेज और सब हो रहा था तो वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है फॉर दिस प्रिवेंशन, कि ये दोनों मरे ना, ठीक है। बाद में उसको पता लगा ये चीज, सही है, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। जोसेफ प्रेस्ले का रोल है कि उन्होंने ये देखा कि कुछ ना कुछ रोल है एयर का इन द ग्रोथ, ठीक है, और उस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए कौन चाहिए, हमें प्लांट्स का रिक्वायरमेंट होगा, सही है। सेकंड आए हमारे इंगेनहॉस, नाम बड़े डिफिकल्ट से हैं लेकिन याद रखने हैं ये सब, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, भाई प्लांट में डिफरेंट पार्ट है, रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी है, ठीक है, बाकी दोनों ग्रीन ब्राउन हो गए, और जो मेन ग्रीन पार्ट है वो है लीफ। तो उन्होंने यही डेसिफर करा कि जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, बाकी पार्ट प्लांट के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर सर्वाइवल या फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, सही है। चलो आगे देखो, अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, इंगेनहॉस ने, ठीक है। इन्होंने जो प्रेस्ले ने एक्सपेरिमेंट करा था ना बेल जार वाला, उसी को आगे कंटिन्यू करा। इन्होंने एक डार्क और एक लाइट ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, डार्क और लाइट वाली। दो दो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके। फर्स्ट तो हमने देखा कि क्या, ग्रीन पार्ट वाला, कि प्लांट का ग्रीन पार्ट इज मेन पार्ट, वो ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस। और दूसरा इन्होंने बताया कि डार्क और लाइट मतलब अंधेरे का और सनलाइट का भी कोई ना कोई रोल जरूर है, ठीक है। कैसे देखा, पहले इन्होंने इस सेटअप को, कैंडल को और प्लांट को लाइट में रखा, तो क्या हुआ, दोनों चीजें सरवाइव करती रही, कैंडल हमारी जलती रही, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने डार्क में रखा उसी चीज को, सेम सेटअप को डार्क में रखा, तो इन्होंने देखा कि कैंडल बुझ गया। तो इन्हें यहाँ कुछ समझ में आया कि लाइट के अंदर कुछ ऐसा था जिससे क्या हो रहा था, सर्वाइवल हो रहा था और हमारी ऑक्सीजन मेंटेन हो रही थी और कैंडल जल रही थी। इन्होंने इतना एक पॉइंट दिया। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे जब प्लांट की जगह आलू रख दिया, ये तो इन्हें पता लग गया ना कि लाइट इज इंपॉर्टेंट, तभी कैंडल जल रही है। अब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में, लाइट यहाँ पर थी लेकिन प्लांट की जगह इन्होंने आलू रख दिया। आलू क्या है, वो नॉन ग्रीन है ना, है तो प्लांट का पार्ट ही लेकिन नॉन ग्रीन पार्ट है। तब इन्होंने देखा कि कैंडल बुझ गई, तो इन्हें ये समझ में आया कि हाँ जी, नॉन ग्रीन पार्ट से कुछ नहीं होगा, हमें ग्रीन पार्ट ही चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन। समझ आई बात, नॉन ग्रीन पार्ट से काम नहीं चलेगा, तो ग्रीन पार्ट इज इंपॉर्टेंट प्लस सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों कंक्लूजन इन्होंने दिए, ठीक है। गुड इवनिंग खुशबू, आप ही लेट लेट कैसे आ रहे हो बच्चों, 8-10 हो गए, 20 मिनट्स लेट, बीच में आते हो ना तो फिर समझ भी नहीं आती चीजें, ठीक है। तो दो ये हमारे हो गए। थर्ड है जूलियन वॉन सैक्स, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली अभी तक जो चीजें हमें पता लग गई थी यही था कि ऑक्सीजन है, उसका रोल है, प्लांट का रोल है, सनलाइट का रोल है, ठीक है। अब इन्हें ये भी पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोज। दो बातें इन्होंने बताई कि ग्लूकोज तो प्रोड्यूस हो ही रहा है एज अ फूड सोर्स, लेकिन वो स्टोर कैसे हो रहा है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये दोनों कंक्लूजन इसके हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फूड बन रहा है वो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और वो एज अ स्टार्च स्टोर होगा प्लांट्स में, ठीक है। ये दोनों कंट्रीब्यूशन इनके हैं। यहाँ पे लिखा है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा और वो स्टोर कैसे होगा, एज स्टार्च। अब उस टाइम तक लेकिन ये नहीं पता था कि क्लोरोप्लास्ट इज देयर, क्लोरोप्लास्ट नाम भी कोई चीज है,
इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसी स्पेशल बॉडी के अंदर हो रहा है। लेटर इस स्पेशल बॉडी को नाम दिया गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये नाम बाद में आया है, तब उन्होंने बस ये बताया था कि हाँ ग्रीन पार्ट में कोई स्पेशल बॉडी है जो क्या कर रही है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, समझ आ गया? तब नाम नहीं था, नाम क्लोरोप्लास्ट बाद में पड़ा है। ठीक है जी, आगे देखें। जो बच्चे लेट आए उन्हें समझ आ रहा है? फोर्थ है हमारे एंग्लमैन। दिस इज इंपॉर्टेंट, एंग्लमैन वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट्स में से भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 4-5 है और बहुत बेसिक से है लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट। एंगलमैन का बेसिक कंट्रीब्यूशन है एक्शन स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम यहां लिखा है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब। अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने सिंपल लाइट था, सनलाइट थी या लाइट का सोर्स लिया, लाइट सोर्स के आगे रख दिया एक प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से क्या रखने से क्या होगा, वो लाइट ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी ना, और स्प्लिट होके इन्होंने विबग्योर रीजन में जो विजिबल लाइट का रीजन था, ठीक है, उसमें रख दिया एक एल्गी को, जो है इस केस में क्लैडोफोरा, ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब इन्होंने ये देखा कि इस ग्रीन एल्गी, भाई ग्रीन एल्गी है तो ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, इसने क्या करा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब ये करेगी तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व तो हुआ, लेकिन अब इन्हें ये देखना था कि ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। इनका बेसिक एम ये था कि हमें ये देखना है कि विजिबल लाइट का जो रीजन है, विबग्योर जो होता है पूरा, उसके कौन से लाइट एरिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो इन्होंने एक टेक्निक निकाली, ये तो इन्होंने करा ही, साथ के साथ इन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया लिए, एरोबिक बैक्टीरिया का एक बंच लिया और उसको एल्गी के पास छोड़ दिया। तो इन्होंने ये देखा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो मोस्टली, इस डायग्राम में देखो ये दिख रहा है इधर, वो कौन से रीजन में एक्युमुलेट हुए, वो ब्लू रीजन में और इधर रेड रीजन में ज्यादा एक्युमुलेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्या हो रहा था, यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो रहा था, या हम इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं वहां पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, या इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं वहां पर उस लाइट एरिया में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, क्योंकि क्या है भाई, अगर हम आज विजिबल वेवलेंथ में देखें तो क्लोरोफिल, आज तो हमें पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट इज देयर। ठीक है ना, क्लोरोफिल सब सुना है ना सभी ने। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है। अभी बताती हूँ, ये सुनो पहले, बताती हूँ अभी दोबारा फिर से बताऊंगी। क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये तो सबको पता है। ठीक है, पिगमेंट का क्या रोल है, पिगमेंट का रोल है टू एब्जॉर्ब द वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना, किसी भी लिमिटेड रेंज की वेवलेंथ को पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। इस केस में पिगमेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस केस में क्लोरोफिल। ठीक है, तो अब ये क्लोरोफिल किसी लिमिटेड एरिया में ही तो एब्जॉर्ब करेगा ना। हम विबग्योर देखते हैं, विजिबल रीजन किस में आता है, विबग्योर में आता है। तो इस विबग्योर में कौन सी वेवलेंथ, 400 से 700 होता है ना रेंज इसका, कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये देखा इन्होंने। तो वो रीजन इन्हें कौन से मिले, इन्हें एक ब्लू लाइट का रीजन मिला और एक रेड लाइट का रीजन मिला। बाकियों में भी हो रहा था लेकिन मैक्सिमम रेंज कहाँ थी, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेंज थी ब्लू और रेड लाइट में। ठीक है, दोबारा से सुनते हैं, दोबारा से देखो। एंग्लमैन ने बेसिकली करा क्या, इन्हें ये पता लगाना था कि जो लाइट है, भाई इतना अब तक पता लग गया था ना कि सनलाइट है, सनलाइट में भी तो बहुत सारी चीजें है ना, एक तो अल्ट्रावायलेट हो गया, यूवी हो गया, ये सब इन्होंने हटा दिए। विजिबल लाइट की रेंज में कौन से वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, इन्हें ये पता लगाना था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने लाइट लिया, सिंपल लाइट का सोर्स, उसके आगे रखा प्रिज्म, तो वो लाइट स्प्लिट हो गई। तो विबग्योर रीजन में लाइट स्प्लिट होने के बाद सिर्फ विजिबल रीजन में इन्होंने क्या रखा, एक एल्गी को रख दिया, क्लेडोफोरा। यहाँ पे कौन से एल्गी यूज करा इन्होंने, ग्रीन एल्गी, क्लेडोफोरा। तो ये एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है,
अब इन्हें ये देखना था कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है या फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस रेंज में है। तो इसके लिए इन्होंने बैक्टीरिया को यूज करा, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ ज्यादा जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो इन्होंने लास्ट में यही देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रेजेंट थे, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था या सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा था। बाकी जो लाइट का रीजन था या बाकी जो ये बीच के वेवलेंथ है, इनमें क्या था, इनमें फोटोसिंथेसिस कम रेट पर हो रहा था या हो भी नहीं रहा था, बहुत लिमिटेड था। ठीक है, तो इन्हें दो रीजन मिले, रेड और ब्लू लाइट का रीजन, जिसमें क्या होता है वेवलेंथ हमें मैक्सिमम मिल रही है फॉर द क्लोरोफिल और मैक्सिमम रेट ऑफ वहां पे फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, इसी को बोल देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का काम करने का रेट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके का कुछ डायग्राम ऐसे बनाया, इसको बोल देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और नीचे आप बनाओगे क्या, वेवलेंथ, यहाँ पे आ जाएगी वेवलेंथ और इधर आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ आ गई ये बात। एंगलमैन का क्या रोल है, बोलो, किसको समझ नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसको ध्यान में रखना, इसी को हम आगे क्लोरोफिल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना कैसा डायग्राम बनाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखे, समझ में आ गया ना सबको। हाँ बोलो ना फिर, क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया सोनी, जल्दी बताओ। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि लाइट है, लाइट का सोर्स है, प्रिज्म जब लाइट के आगे रखते हैं तो वो लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है ना। लाइट जब स्प्लिट होगी तो बस एंगलमैन को ये देखना था कि पूरी, भाई लाइट में भी तो बहुत सारी वेवलेंथ है ना, बहुत रेंज है वेवलेंथ की। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, इन्हें ये देखना था बस। ठीक है, तो वो देखने के लिए इन्हें क्या चाहिए, एक इन्होंने फोटोसिंथेसिस का सोर्स लिया। फोटोसिंथेसिस का सोर्स क्या था, ये थी क्लेडोफोरा एल्गी। एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी ना, बोलो, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, इतना तो समझ रहे हो ना। फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, लेकिन सारा प्रोसेस हो रहा है, मान लो यहाँ बैक्टीरिया नहीं है मेरे पास, ऑक्सीजन निकल तो रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा ऑक्सीजन निकल रहा है। उसके लिए इन्होंने बैक्टीरिया को यूज करा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेता है, वो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकता। तो इन्होंने फिर देखा कि जो बैक्टीरिया था एरोबिक वाला, उसे जब ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहाँ पहुंच गया, वो ब्लू लाइट के और रेड लाइट के रीजन में पहुंच गया। समझ आई बात, क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उसे मिल रही थी। इसको ऐसे समझ लो, जहां पे खाना मिलेगा वहीं पे भागेगा ना बैक्टीरिया, तो उसे सांस लेने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। अपने को बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए था। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा था, ब्लू और रेड लाइट के रीजन में। तो फटाफट वहां पे जाके क्या हुआ, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया। तो उस चीज को ना हम ऐसे दिखाते हैं ग्राफ के थ्रू, दिस इज, कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ, जो बीच का रीजन है वहां पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। ये दिखा रहा है कि कितने बैक्टीरिया की रेंज है वहां पे। ठीक है, नीचे होगी वेवलेंथ कि ये ब्लू लाइट का रीजन है और ये रेड लाइट का रीजन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम रेट इन दो लाइट एरियाज में है, यानी कि क्लोरोफिल सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ, वो इन लाइट के रीजन्स में करता है। ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे अभी। समझ आ गया सबको, कोई बच्चा ऐसा जिसे समझ नहीं आया, बोलो। ठीक है, आगे देखें, पढ़ के देखना दोबारा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, कोई ऐसा है कि नहीं भी समझ में आया, इसको पढ़ के देखना, समझ नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछना। जब तक अपने आप नहीं पढ़ते ना तब तक भी कुछ चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, कार्ल वॉन लीन, इनका क्या रोल है। अब हमें ये पता लग गया है, अभी तक के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिस्कवरीज हुई, कि हमारा जो रिएक्शन है वो ये था, ये बेसिक रिएक्शन सबको पता लग गई थी तब तक। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इन्होंने क्या प्रूव करा, कार्ल वॉन नील का जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है, ये जो लिखा है नीचे, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है
वो किससे आता है, वो वाटर से आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। तो ये जनरल क्या था, कंफ्यूजन था या जनरल अंडरस्टैंडिंग मान रखी थी सभी ने कि ऑक्सीजन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो CO2 से आ रही है। जब CO2 और H2O कंबाइन हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन तो यहाँ चली गई ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है, वहां यूज हो गया कार्बन का स्केलेटन, और जो O2 बचा ये वो ऑक्सीजन गैस की तरह रिलीज हो गया। ये मान के रखा था लोगों ने, यही मान रखा था सबने। लेकिन कार्ल वॉन लीन ने बोला नहीं, ये गलत बता रहे हो तुम, ये ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन आ रही है वाटर से। ठीक है, ये वाटर स्प्लिट होके हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो बेसिक सोर्स कहने का मतलब है ऑक्सीजन का सोर्स CO2 नहीं है, क्या है, वाटर है। ये इन्होंने बोला, इनका ये रोल है। रोल समझ में आ गया। अब कैसे बोला ये मैं बताती हूँ। रोल समझ में आ गया कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो CO2 से नहीं आ रही, वो H2O से आ रही है, वाटर से। ठीक है, अब इन्होंने करा क्या, कैसे प्रूव करा इन्होंने, इन्होंने देखा एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, वो सल्फर सल्फर प्रोड्यूस करता है, वो ऑक्सीजन नहीं लेता। वो क्या है, वो कीमोसिंथेटिक टाइप का है, H2S लेगा वो। ठीक है, विदाउट वाटर, वाटर ना लेके उसके लिए क्या सोर्स है, उसके लिए H2S सोर्स है। और जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो लास्ट में वो प्रोड्यूस करेगा सल्फर। तो इन्होंने यही चीज देखी कि अगर, समझना अब ध्यान से समझना, कि अगर क्या होता, ये रिएक्शन है सल्फर बैक्टीरिया के केस में, यही रिएक्शन होगा ना। तो इसने भी कार्बोहाइड्रेट बनाया, ये बना लिया इसने ग्लूकोज CO2, और यहाँ पे H2S, तो वाटर नहीं लेता, ये H2S लेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगर सिर्फ CO2 उसका सोर्स होता ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन आना चाहिए था ना, क्योंकि कार्बन यहाँ चला गया और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाना चाहिए था। लेकिन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के केस में इसे ऑक्सीजन नहीं मिला, इन्हें क्या मिला कि बैक्टीरिया सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो सल्फर कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली इन दोनों में सल्फर कहाँ है, इसमें है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड में। तब इन्होंने प्रूव करा कि जैसे सल्फाइड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड से आ रही है, सिमिलरली नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के केस में ऑक्सीजन वाटर से आ रही है, CO2 से नहीं आ रही। समझ आई, इतना मैंने जो ये बोला समझ आया, बोलो। दिस इज इंपॉर्टेंट, समझना जरूरी है, बोलो जल्दी। नहीं समझ में आया दोबारा बताती हूँ, कंपेयर करो दोनों को। समझ आया, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री तुम मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे भाई, बैलेंस रहेगा ना एक। ठीक है, चीजें क्या होंगी, बैलेंस, जो इधर रिएक्टेंट में था वही कन्वर्ट होके दूसरे तरीके से प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा। तो ये सल्फर कहाँ से आई, ये H2S से ही आई ना। सिमिलरली इन्होंने बोला जो हमें ऑक्सीजन नॉर्मल केस में मिलती है वो वाटर से आती है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन था, CO2 वाली नहीं होती वो। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अभी तक कंफ्यूजन था क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन थी। तो लोग सोच रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही आ रही होगी क्योंकि दोनों गैसेस हैं। प्यारा समझा है, बहुत बढ़िया, समझ में आया प्यार से। ठीक है, अच्छी बात है, चलो समझ आ गया ना। अब इन्होंने इतना बता दिया, लेकिन इसी बात को आगे प्रूफ करने के लिए क्या लिया उन्होंने, जो लेटर एक्सपेरिमेंट्स हुए ना, उन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन की हेल्प से भी इसको प्रूफ करा चीजों को। ठीक है, इन्होंने तो पर्पल सल्फर की हेल्प से करा था, बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उन्होंने रेडियो एक्टिव क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, जो O18 होता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट में, जो ये वाटर प्लस CO2 हम लिखते हैं, और ये बन गया C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो इन्होंने वाटर में नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह रेडियो एक्टिव O18 वाला ऑक्सीजन डाल दिया, रेडियो एक्टिव वाटर बनाया, और उससे एक्सपेरिमेंट करा फोटोसिंथेसिस का। तब इन्हें पता लगा कि हाँ, जो हमें ऑक्सीजन मिला है वो भी नॉर्मल नहीं मिला, वो भी हमें कौन सा मिला है, रेडियो एक्टिव वाला ही मिला है। तो ये रेडियो एक्टिव वाला कहाँ था, ये वाटर के अंदर था, तभी ये हमें वहां से मिला है। तो इसका मतलब सोर्स कौन हो गया, वाटर हो गया। अगर ऑक्सीजन कैसा आता, नॉर्मल आता, तब हम कह सकते थे कि हाँ वो CO2 से आया है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन कैसा था, नॉर्मल था। समझ आई ये बात, बोलो, समझ आ गई। भाई रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मिला है, तो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन किस में था, वाटर के अंदर था ना, तो उसका सोर्स कौन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है।
ठीक है, तो ये कार्बोनिलीन का एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो सिंपल रिएक्शन लिखते हैं ना 6CO2 6H2 और हमारा ग्लूकोज बन गया, तो इसमें कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन तो रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या होता है, वाटर ये होता है ऑक्सीडाइज। ये तुम ज्यादा अच्छे से बेहतरीन से समझ सकते हो, वैसे हम ये आगे पढ़ेंगे, ये जस्ट एक लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इनका कंट्रीब्यूशन कि वाटर से आता है ऑक्सीजन, CO2 से नहीं आता। ठीक है, अब देखते हैं और क्या बचा इसमें। तो एक्सपेरिमेंट्स आई थिंक कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं बेसिक व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। ठीक है, दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तुम्हें क्लियर होगा क्योंकि सभी होशियार बच्चे हैं। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम क्लियर है, बोलो। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम सबको क्लियर है, यहाँ बनाए देखो नीचे। तो मेन साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, लीफ। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट कौन सा हो गया, लीफ। लीफ में मीसोफिल लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में भी कहा मेन जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, इसको ऐसे डेसिफर कर लो। ठीक है ना, तुम्हें सबको पता है, बढ़िया। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये क्या होते थे, जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स थे, दीज आर थाइलाकॉइड्स। ठीक है ना, थाइलाकॉइड्स के इंटरनल एरिया जो था लाइक अ साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते थे ल्यूमन। ठीक है, और थाइलाकॉइड्स को जब हमने एक के ऊपर एक रख दिया कॉइन की तरह, जैसे एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, ग्रैनम। ध्यान है ना सबको, ग्रैना, ग्रैनम, थाइलाकॉइड, ल्यूमन, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मैट्रिक्स। ध्यान है सबको? अगर नहीं ध्यान तो नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की क्लास से पहले रिवाइज करके आना। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सबको याद होगा। ठीक है ना, बढ़िया बच्चे हैं इस बैच में। ठीक है, तो ये ग्रैनम हो गया, ये थाइलाकॉइड हो गया। सही है, ये हमारे जनरल बात है, यही यहाँ पर लिखी हुई है कि स्ट्रक्चर क्या है क्लोरोप्लास्ट का। बाकी बच्चे बोलो, याद है ना नीना? और कौन कौन है, मुझे नाम नहीं दिख रहा एक्चुअली। कोमल, जानवी, हिमांशी, जूही, कनिष्का, करिश्मा, नीना, परी, प्रोमिला, शीता, स्नेहा। ध्यान है ना सबको, बढ़िया। चलो अब देखते हैं कि, बढ़िया, वेल एंड गुड। बेसिकली ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको देख लेना। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो, जो हम ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ये एक पार्ट में तो हम लिख रहे हैं, ये एक पार्ट में होता नहीं है, ये दो फेजेस में होता है। इसमें कितनी फेजेस हैं, 2 फेजेस आर देयर, लाइट फेज एंड डार्क फेज, या हम बोल देते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, यहां लिखा है देखो, एक होती है लाइट रिएक्शंस और एक होती है ये डार्क रिएक्शंस। कहां गया ये रहा। ठीक है, पहले होगी लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, लाइट रिएक्शन में बेसिकली मेम्ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब हमारे थाइलाकॉइड्स, या हम बोलें ल्यूमेन। ठीक है, जो भी डिस्क वाले स्ट्रक्चर थे वो सारे इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन में। देखो यहाँ बना हुआ भी है, ये बने थाइलाकॉइड्स। इन सभी थाइलाकॉइड्स में क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन में सिर्फ वाटर आएगा, साथ में लाइट आएगी, और उससे क्या होगा, एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन होगा। सिंपली इतना होगा। ठीक है, लाइट विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि सोर्स, एनर्जी का सोर्स हो गया लाइट, वाटर स्प्लिट हुआ, वाटर स्प्लिट होने से क्या हो गया, ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया, और प्रोडक्ट क्या बने लाइट रिएक्शन के, एटीपी और NADPH। ये दोनों एटीपी और NADPH कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे डार्क रिएक्शन में। इतना फेज क्या है, ये हाफ फेज जो है ये है लाइट रिएक्शन। ठीक है, और ये हाफ जो इधर दिख रहा है ये है डार्क रिएक्शन। ठीक है, जब एटीपी और NADPH प्रोड्यूस होगा लाइट रिएक्शन से, वो जाएंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, CO2 कंबाइन होगा इन सभी की हेल्प से। ठीक है, और क्या बनेगा, हमारा फाइनली शुगर मॉलिक्यूल बनेगा। समझ आया, समझ आया नहीं? पहले होगी लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH।
ये दोनों जाएंगे डार्क रिएक्शन में, डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और इससे बनेगा शुगर। ठीक है, तो ये जो पूरा हम लिखते हैं ना, ये रिएक्शन तब बनती है पूरी। ठीक है, इस चीज को दोबारा से देखते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ देखो, ये पूरा काम एक साथ हो रहा है, हम यहाँ दिखा लग रहे हैं क्योंकि हमें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हम क्या लिखा है यहाँ पे, CO2, ये रहा CO2, ये रहा H2O, और ये रही लाइट। ये तीनों क्या है, ये तीनों रॉ मटेरियल है एक तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए। जब 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 पूरा लाइट रिएक्शन भी हो गया प्लस डार्क रिएक्शन भी हो गया, तब जाके हमें क्या मिलता है, शुगर और ऑक्सीजन मिलता है। ये शुगर और ऑक्सीजन, समझ आया, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब दोनों लाइट और डार्क फेज दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब हमारा एक शुगर का मॉलिक्यूल बनता है। समझ आ गई सबको ये बात? अब लाइट रिएक्शन को लाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें सच में क्या है, सनलाइट की जरूरत है। ठीक है, वो सनलाइट के बिना नहीं होगा। लेकिन डार्क को डार्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंट्रास्ट देने के लिए, सिर्फ नाम को अलग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में होगी या वो रात को होगी। समझ आई बात? लाइट लाइट रिएक्शन में तो लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, लेकिन डार्क रिएक्शन में हमें कोई भी सनलाइट की मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होगी। समझ आई बात? डार्क से मतलब ये नहीं कि वो रात में बनेगा, फिर वो बनेगा दिन में ही। ठीक है, उसको चाहिए क्या, उसको ATP और NADPH चाहिए जो लाइट रिएक्शन में बन रहे थे। हाँ बता दिया मैंने, क्योंकि ये होता है, ये जनरल, फिर हमें यही लगता है कि वो रात में होगी, रात में नहीं होगी, वो दिन में ही चलेगी, पूरा एक साथ ही चलेगा काम। अब ये ऐसे समझ लो कि एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाने के लिए या एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए दो प्रोसेस चल रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, रात में नहीं चलेगा, वो दिन में ही चलेगा। बस डिपेंडेंसी किस पे है, ATP और NADPH पे। यहाँ देखो नीचे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाँ, कि लाइट रिएक्शन किस में हो रही है, मेम्ब्रेन्स में हो रही है, थाइलाकॉइड में, ल्यूमन में। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं बनी ना ऐसे, ये मेम्ब्रेन नहीं बनी क्योंकि ये किस में होगी, ये स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होती है, जो ये ग्राउंड एरिया है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना है। अब बोलो किसी को कुछ समझ नहीं आया? नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नहीं तो किसी को कोई कंफ्यूजन, ये समझ नहीं आएगा ना तो फिर आगे पूरी खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, लाइट वर्सेस डार्क क्या है? ठीक है, पूरा फोटोसिंथेसिस फेज 1 और फेज 2 है। फेज 1 में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होगी सिर्फ, उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बना वो सेकेंड फेज में जाएगा, उसके बाद हमारी डार्क रिएक्शन होगी। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। और जब ये दोनों लाइट और डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल जाएगा और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, किसमें हो रही है ये ध्यान रखना है, मेम्ब्रेन सिस्टम और स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन तो डिपेंडेंट है लाइट पर, और डार्क रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। ठीक है, नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, इनको लाइट का कोई जरूरत नहीं है, इन्हें जरूरत है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की, जो क्या है, ATP और NADPH। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लाइट रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कह देते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, केमिकल कंपाउंड्स का प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली। और डार्क रिएक्शंस को कार्बन रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि जो बेसिकली कार्बन स्केलेटन वाला कंपाउंड बन रहा है या हम बोले प्रोडक्ट बन रहा है, वो किस में बनता है, वो डार्क रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बनता है। सिर्फ लाइट रिएक्शन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डार्क से भी कुछ नहीं होगा। जब ये दोनों एक साथ चलेंगी साथ में, तभी हमारा फाइनल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि भाई क्लोरोफिल, अच्छा यहाँ पे कुछ रह गया, हाँ ये वाली स्लाइड है, देखो। अब बात करते हैं पिगमेंट की। हमने देख लिया कि भाई क्लोरोप्लास्ट में हो रही है सिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में मेजरली जो रेस्पॉन्सिबल है वो हमारा है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब देखें तो चार तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक है क्लोरोफिल ए, एक है क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स, सॉरी, और कैरोटेनॉइड्स। चार हो गए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स। ये चारों क्या है, ये चारों पिगमेंट हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। जो मेजर रोल है वो है क्लोरोफिल ए का। ठीक है, मेजर रोल कौन है या लीडर कौन है, क्लोरोफिल ए। बाकी तीनों क्या कर रहे हैं, बी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स, ये क्लोरोफिल ए की हेल्प करेंगे। इसीलिए इनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स।
ठीक है, इनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए इज द लीडर, वो मेन है, बाकी सपोर्ट में काम करेंगे उसके। क्लोरोफिल बी प्लस जेंथोफिल प्लस कैरोटेनॉइड्स, ये क्या करेंगे, सपोर्ट में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे उसको। ठीक है, इनको इसीलिए एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। अब क्लोरोफिल ए, वैसे तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन में बता रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रख लेना। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वैसे मेजर सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। एक पोरफायरिन रिंग है इनके अंदर, जैसे ये दिख रहा है बीच में जो ग्रीन कलर का तुम्हें दिख रहा है पोर्शन, हेड टाइप का, ये दोनों में सेम है। नीचे टेल होता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में, ये भी सेम है। डिफरेंस क्या है क्लोरोफिल ए और बी में? क्लोरोफिल ए में होता है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, और बी में होता है CHO ग्रुप। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए और बी का सेम है। ठीक है, पोरफायरिन रिंग जो ये हेड गोल सा बना है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये मेनली लाइट एब्जॉर्बिंग, जो मेन लाइट एब्जॉर्प्शन का काम है वो हेड पोर्शन करता है, ये रिंग वाला पोर्शन। ठीक है, छोटी सी दो बातें याद रखनी है कि जो मेजर लाइट एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है वो रिंग करती है, पोरफायरिन रिंग, और ए और बी में मिथाइल ग्रुप का और CHO ग्रुप का डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इस केस में ये है कि इस रिंग के सेंटर में जो मेजर एलिमेंट है, या जो मेजर, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसमें आयरन, ब्लड में हीमोग्लोबिन के केस में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? आयरन। ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्लोरोफिल के केस में कौन सा मेजर एलिमेंट है, तो उस केस में हम लिखेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या है, मेजर रोल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ भी दिखाऊंगी, पहले इधर वाला देख लो फिर उस पे जाएंगे वापस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्लोरोफिल ए मेन है और बी जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स क्या है, वो उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, सारे ही क्यों नहीं मिलके काम कर लेते? इसके पीछे का रीजन हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम जब 2 पढ़ेंगे, तो ये क्या क्या करते हैं। यहाँ पे ये समझो कि क्लोरो, मान लो सिर्फ क्लोरोफिल ए ही होता और वो ही सारी लाइट एब्जॉर्ब करता, कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं होता, तो उस केस में एक ये जो कंक्लूजन है वो ये है कि मान लो सारी लाइट सिर्फ ये क्लोरोफिल ए ही एब्जॉर्ब करता, तो ये फोटो ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या हो जाता, डी स्ट्रेस हो जाता, और ये ब्रेक हो जाता मॉलिक्यूल। हैवी लाइट की वजह से, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाता है, इसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता, ऑक्सीडाइज हो जाता पूरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और वो एक तरीके से ब्रेक हो जाता, और ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का काम ही रुक जाता। तो इन्होंने क्या करा है, थोड़ा सा डिविजन ऑफ लेबर, काम को डिवाइड कर लिया है। क्योंकि क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा, बाकी बी जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स करेंगे। ये एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके ये देंगे सब क्लोरोफिल ए को ही, क्योंकि वो लीडर है, मेन काम वही करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये लाइट एब्जॉर्ब करने के काम को डिफरेंशिएट इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जिससे कि क्या हो, क्लोरोफिल बचा रहे। समझ आ गई ये बात? कैसे कैसे होते हैं, इनके अंदर क्या रोल है, इनमें भी अलग अलग डिविजन्स हैं, वो फोटो सिस्टम में हम देखेंगे, फोटो सिस्टम 1 क्या है और फोटो सिस्टम 2 क्या है। ठीक है, अब लास्ट वाली स्लाइड देख लो, इसमें वही चीज लिखी है जो मैंने पीछे बताई कि क्लोरोफिल क्या है, मेन पिगमेंट है जिसका मेन रोल है फोटोसिंथेसिस में, और पोरफायरिन स्ट्रक्चर होता है इसका, जो हमने आगे रिंग देखी पोरफायरिन रिंग, ये है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको पोरफायरिन रिंग बोलते हैं ऑफ क्लोरोफिल। और इस रिंग में जो मेजर एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, उसका क्या नाम है, मेन सेंटर का एलिमेंट है, क्या कर रहे हैं, सारी नाइट्रोजन रिंग्स को कंबाइन कर रहा है, तो वो क्या है, वो है मैग्नीशियम। तो ये याद रखना। ठीक है, अब ये जो लिखा है रिएक्शन सेंटर वाली बात, ये हम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है अलग से, ये पूरा वही है कि रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, ये सब इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर कोई और टीचर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाता है तो उसको बता देना कि हमने ये नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, क्योंकि ये अलग मेजर पोर्शन है, उसमें जाएंगे तो ये छूट जाएगा, और वो तब पढ़ा जाएगा जब हम लाइट फेज वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे फोटो सिस्टम 1 क्या है और फोटो सिस्टम 2 क्या है। ठीक है, चलो लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या क्या है। हमने अभी देखा कि क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए है
वो मेजर है, वो मेन काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस करने का। अब ये बात लेकिन कंक्लूड कैसे हुई, इस कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचे कि क्लोरोफिल ए इज मेन पिगमेंट। अब तुम्हें पीछे वाला एक्सपेरिमेंट याद है जिसमें हमने एक्शन स्पेक्ट्रम निकाला था बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है, उसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से इन्होंने यहाँ करा जो ये वाला था, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि एक वेवलेंथ पर जो ब्लू और रेड लाइट के अराउंड थी वहां पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम था। जब इन्होंने क्लोरोफिल ए और बी और सी सभी पिगमेंट्स का क्या करा, दोबारा से एब्जॉर्प्शन रेट देखा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने एक चीज गेस करी। ये देखो, ये तो हमारा वो था जो हमने पीछे देखा एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि रेड और ब्लू लाइट में क्या था, ये ब्लू लाइट हो गई यहाँ पे और ये रेड लाइट थी, तो यहाँ पर वेव मैक्सिमम था, हाई पीक थी एब्जॉर्प्शन की, फोटोसिंथेसिस की। जब इन्होंने बाकी सारे पिगमेंट्स देखो, यहाँ पे क्लोरोफिल ए लिया, यहाँ बी लिया और कैरोटीनॉइड्स, इनकी रेंज देखी कि ये कौन सी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए जैसे देखो, जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे ये नीचे वाला ग्राफ भी वहीं पर उसी पोजीशन पर ऊपर जा रहा है। ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो एंग्लमैन ने बताया था, जिसे हम एक्शन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। तो ये क्लोरोफिल ए का एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एंगलमैन वाला जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, तो वो दोनों क्या कर गए, वो दोनों कॉन्साइड कर गए। तो इन्हें इस बात से पता लगा कि ब्लू और रेड लाइट में जो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा था वही क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एरिया है, यानी कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड लाइट में ही करता है जिसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। तब इन्हें पता लगा कि हाँ, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है। बाकियों का आप देखो तो वो थोड़ा सा अलग था, बी का अलग है और कैरोटीनॉइड्स का तो देखो बिल्कुल ही अलग है, ये अलग ही झूम रहा है, ठीक है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो इसका डिफरेंट है। बी का थोड़ा सा अलग है रेंज, लेकिन क्लोरोफिल ए की रेंज एग्जैक्टली उसी रेंज से मैच हुई जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हमने देखा था। तो उन्होंने देखा कि दोनों चीजें क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है। ये बात समझ में आई? देखो यहाँ लिखा भी है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। देखा था ना कि यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस था। जब इन्होंने देखा कि कौन सी लाइट में क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, तब भी उन्हें वही लाइट मिली, ब्लू वाली और रेड वाली। बाकियों के लिए क्या थी, रेंज थोड़ी इधर उधर थी। ओवरलैप कैसे कर रहे हैं ये देखो ना, अगर मैं इसको मिटा दूं तुम इन सबको भूल जाओ, सिर्फ क्लोरोफिल ए वाली लाइन को याद रखो। ये देखो, ये तो मैंने बनाने के लिए दिखाया है ऐसे। एक डायग्राम और आता है यहाँ पे ओवरलैप वाला, एनसीईआरटी में देखना, वो बना हुआ है कि दोनों कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप से मतलब है कि जो पीक्स थी, ये जो पीक थी और जो ये लो रीजन था, ये सेम उसी वेवलेंथ पे मिला। यहाँ पे देखो वेवलेंथ इज कॉमन, एक्स एक्सिस दोनों की कॉमन है, और पीक्स देखो तुम उसी रेंज में मिली है। ये ग्रीन वाली देखना क्लोरोफिल ए की, बस बी और सी की भूल जाओ। देखो डार्क ग्रीन वाली लाइन देखो आप, है ना, ये डार्क ग्रीन वाली लाइन देखो, इसकी पीक कहाँ है, ये है इस रेंज में। और इसको ऐसे देखो नीचे, मैं इसको नीचे लाती हूँ, दिख रहा है ये सेम पीक आ रही है ना, उसी रेंज में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। सेम आप यहाँ पे पीक आ रही है ग्रीन क्लोरोफिल ए की, और इसको आप देखो ये भी यहीं आएगी, ठीक है। समझ आया? किसने पूछा था? नीना। पीक का जो रेंज है या वेवलेंथ है वो सेम है, 680 नैनोमीटर, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल ए मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। बाकियों की पीक देखो, बी की कहाँ जा रही है, बी की अलग ही जा रही है, बी की डिफरेंट है, वो यहाँ आएगी कहीं, ठीक है। और कैरोटीनॉइड्स की तो बहुत सारी पीक है, ए की अलग है, ए की अलग है, ठीक है, और बी की यहाँ पे आ रही है इससे पहले। तो बी का रेंज अलग है एब्जॉर्प्शन का, लेकिन ए का अलग है। ए का जो एब्जॉर्प्शन का रेंज था वो वही था सेम जहाँ पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा था। तो इससे क्या पता लगा, यही लगा कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो कौन कर रहा है, वो क्लोरोफिल ए कर रहा है, इसीलिए वो क्या है, वो ही मेन पिगमेंट है। बाकी भी कर रहे हैं लेकिन वो सपोर्टिंग रोल में है।
इसलिए उनको क्या बोला, एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, समझ आ गई बात। इसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। एब्जॉर्ब करना है ना वेवलेंथ को, और उसकी हेल्प से क्या मिला, ये डायग्राम जो बनाते हैं ना, केमिस्ट्री का पार्ट है। हम क्या बनाते हैं, क्रोमैटोग्राम्स बनाते हैं, आई थिंक इनको क्रोमैटोग्राम बोलते हैं। तो ये उसका पोर्शन है कि कैसे बनेगा। हमें यहाँ देखना है कि एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहाँ और किस रेंज में ओवरलैप कर रहे थे। ठीक है, समझ आ गई बात। वैसे तो फोटोसिंथेसिस तुम पढ़ोगे ना तो इतना ज्यादा पढ़ने को है, और तुम जितना डीप में जाओगे ना इंटरेस्टिंग भी बहुत है। लेकिन हम थोड़ा सा लिमिटेड करके पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा डीप में जाएंगे ना तो खत्म भी नहीं हो पाएगा। सही है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई इशू। ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लाइट फेज में क्या क्या हो रहा है, डार्क में क्या क्या हो रहा है, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है, देखो ये पूरा पढ़ना है हमें, ये पूरा डिवीजन दिया है, लाइट फेज, डार्क फेज, लाइट फेज में क्या क्या है, डार्क फेज में क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है हमें। ठीक है ना, चलो जी बढ़िया। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। केमिस्ट्री का टेस्ट देना मत भूलना। ओके, चलो, थैंक यू और